हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 6 जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ था, लास्ट नोटिस टू ट्विटर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके मेंस में। मैं मतलब 99% आपको कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑन आईटी रूल्स 100% ही आएगा। तो प्लीज़ 28 फेब और 1 मार्च का एनालिसिस सुन के इसके नोट्स बना लीजिए। और फेसबुक आपको पता है कोर्ट गया है अगेंस्ट दिस रूल्स। तो उसमें हमने 27 मई में एनालाइज किया था कि फेसबुक की क्या क्या रीजंस हैं, क्या रीजंस दिए हैं उसने, और सेंटर ने क्या कहा है। तो ये आईटी रूल्स 28 फेब 1 मार्च और अभी तक फेसबुक ने जो कहा है 27 में एनालिसिस, ये प्लीज़ जिन्होंने बना ली हैं उनको दोबारा जाने की, दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन लेक्चर्स को अच्छी तरह एनालाइज कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक G7 का आया हुआ था, उन्होंने कहा कि मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट जो है हम 15% रखेंगे एटलीस्ट। ये मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले रहा है आजकल। तो देखिए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग इसी से रिलेटेड मैटर है। ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट क्या है ये हमने 27 अप्रैल में देखा है बहुत डिटेल में। अभी पीछे भी मैंने आपको किसी लेक्चर में बताया था, इसको अच्छी तरह सुन लीजिए। इसमें एक टर्म आती है OECD। ये 22 जनवरी के लेक्चर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर सुनिए। और अगर आपने 27 अप्रैल का एनालिसिस देखा होगा तो तब भी हमने कहा था कि OECD देख लीजिएगा 22 जनवरी के एनालिसिस में। एक G7 क्या है वो 3 जनवरी के एनालिसिस में आपको मिल जाएगा। ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पेज 7 पे था FATF का, वो जिसमें पाकिस्तान को देख रखा है कि इस मंथ एंड में पता चलेगा कि उनको ग्रे लिस्ट में रखना है या उनको अपग्रेड करना है ब्लैक लिस्ट में या बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तो FATF क्या है, उनकी कौन कौन सी लिस्ट आती हैं, ऑफिशियल इनके नाम क्या हैं, वो 3 जनवरी के एनालिसिस में आप देख लीजिएगा। देखिए, 3 जनवरी आपको G7 तो देखना ही है, फिर आप FATF भी देख सकते हैं। प्लीज़ देखिए इनको। एक पेज 9 पे न्यूज़ थी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन नाइजीरिया ने गवर्नमेंट डायरेक्टिव, जो एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ के प्रेसिडेंट ने कुछ लिखा था, उसको उन्होंने डिलीट करा दिया। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है ट्विटर को वहाँ पे नाइजीरिया में। एक तो नाइजीरिया आपको पता ही होगा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ऑफ अफ्रीका। वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बोको हराम, हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस का कई बार पूछ लेते हैं ये आउटफिट कौन सी कंट्री में बेस्ड है। तो बोको हराम याद रखना, ये एक तो नाइजीरिया में है, मेन इसका सेंटर जो है नाइजीरिया ही है। ऐसा नहीं है कि ये और जगह एक्टिव नहीं है, चाड, निगर और कैमरून में भी एक्टिव है। बट बोको हराम जो है ज़्यादा मेन जो इसका वहाँ पे सेंटर है वो नाइजीरिया ही है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। ट्विटर वाली बात याद रहे ना रहे इतना कुछ नहीं है। हम कह सकते हैं कि ऐसे-ऐसे चला था, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प का भी अभी हमने सुना है कि फेसबुक ने बैन कर दिया है। देखिए, लिखा भी हुआ है, फेसबुक ने ट्रम्प का अकाउंट बैन कर दिया है फॉर 2 इयर्स। और ट्विटर और यूट्यूब ने तो इसको बैन कर ही रखा है परमानेंटली। तो याद रखिएगा कि ऐसे-ऐसे जब कोई क्वेश्चन्स आते हैं ना कि क्या ये सोशल साइट्स क्या एक्टिव नेशन दिखा सकती है, क्या नहीं दिखा सकती, तो उसमें आप ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसको ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा-सा एग्जाम्पल आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए नाइजीरिया में अब जो मैप वाली बात आती है, तो कैसे मैप एनालाइज करना है, ऐसे करना है। आपको आज जाके मैप में से नाइजीरिया की लोकेशन देखनी है, उसकी कैपिटल देखनी है, उसके आसपास की कंट्रीज देखनी है, ठीक है। अ, उसके बाद पेज 9 पे था, थोड़ा बुर्किना फासो का दे रखा है, उसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मैप में जाके देखिएगा बुर्किना फासो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन देखिएगा, उसके आसपास की कंट्रीज़ देखिएगा। और एक इसका एक नोट बनाइए, VDP, वॉलंटियर्स फॉर द डिफेंस ऑफ द मदरलैंड। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ का ग्रुप है। ये जिहादिस्ट ग्रुप नहीं है, ये एंटी जिहादिस्ट ग्रुप है जो सपोर्ट करते हैं वहाँ की नेशनल आर्मी को। तो याद रखिएगा, वॉलंटियर्स फॉर द डिफेंस ऑफ मदरलैंड की बात हो तो इट इज़ रिलेटेड टू बुर्किना फासो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर प्रीलिम्स। एक पेज 11 जहाँ साइंस पेज पे, हम साइंस में इस बार कुछ नहीं था। एक बेसिकली H10N3 दे रखा है। व्हाट इज़ H10N3? ये एक बर्ड फ्लू है या एवियन फ्लू कह सकते हैं इसको। ये बेसिकली देखा तो कॉमनली देखा जाता है वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स में। बट आजकल ये क्या है कि इसने इंसान को भी, एक इंसान निकला है चाइना में जिसको इसने इन्फेक्ट किया है। और तो इसका मतलब अगर कभी बात आए तो यहाँ ये ह्यूमन में स्प्रेड हो गया है और ये इन्फेक्ट करता है डोमेस्टिक पोल्ट्री को भी। अब दूसरा क्या है, H10N3 आपसे अगर पॉइंट वाइज पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं, इट इज़ वेरी हाईली पैथोजेनिक। याद रखिएगा, इट इज़ अ लो
पैथोजेनिक डिजीज़ है ये। लो पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, ये लेस सीवियर है, ठीक है? जैसे कई हम देखते हैं ना फ्लूज़ बड़े ज़्यादा सीवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेजियस भी होते हैं। तो याद रखिएगा H10N3 जो है लेस सीवियर स्ट्रेन है और ये जो इसकी स्प्रेडिंग है, जो स्प्रेड होता है ये उसका जो रिस्क है वो भी वेरी लो है। याद रखिएगा H10N3 लेस सीवियर है एंड लेस स्प्रेडिंग है, लेस कंटेजियस है। तो H10N3 का अगर आपके पास पॉइंट वाइज़ में आएगा तो हो सकता है ये पूछ लें कि किसी इंसान को आज तक हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये हाईली सीवियर है, नहीं ये लेस सीवियर है। ये पूछ सकते हैं इट इट स्प्रेड्स वेरी हाईली, नहीं ऐसा भी नहीं है। और अगर आपको और डिटेल्स देखिए आपको थोड़ा-सा ना इम्पोर्टेंट होता है फॉर प्रीलिम्स। क्या है इन्फ्लुएंज़ा, एच क्या होता है इसमें, एन क्या होता है, ये सारा का सारा आपको डिटेल्स मिल जाएँगी 8th जनवरी के एनालिसिस में। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट प्लीज़ फॉर प्रीलिम्स आप इसको जाके सुनिएगा ज़रूर, ठीक है? और आज जितना ही था दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए अपना थोड़ा-सा लेक्चर सुन के जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं उसमें 3-4 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट में आपका हो जाएगा। उस पर अपना संडे एन्जॉय करिए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा बीच में। बाय, टेक केयर।